तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के गुण और प्रकाश की परिभाषा इत्यादि पढ़ा था। आज के शो में हम गोलीय दर्पण के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि गोलीय दर्पण ये अपने शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह किसी गोले से बना होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी गोले को काटा जाए तो वह गोल पार्ट के रूप में, गोल भाग, उसका एक हिस्सा इस प्रकार प्राप्त होता है कि जैसे वो कटोरी हो, गोले को काटते हैं हम लोग, तो इस प्रकार जो कटा हुआ भाग है, अगर उसका अंदर का अथवा बाहर का पृष्ठ चमकीला बना दिया जाए तो वह एक दर्पण की तरह काम करता है, जिसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसकी सीधी सी परिभाषा हो गई, यदि किसी गोले को काट कर, खोखला गोला, यहाँ पे ध्यान देने की बात है क्योंकि अगर हम ठोस गोले को काटेंगे तो उसमें हमें दो पृष्ठ नहीं प्राप्त होंगे, उसमें हम एक ही प्रकार का गोलीय दर्पण बना सकते हैं। तो अगर हम किसी खोखले गोले को काटें और काट करके उसके भीतरी अथवा बाहरी भाग को परावर्तक बना दें, अर्थात चमकीला बना दें, तो वह जो है एक प्रकार का दर्पण बन जाता है, जिसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अर्थात गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जो बाह्य अथवा आंतरिक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कर सकता है। तो ये हो गई गोलीय दर्पण की परिभाषा। और अब हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। मान लीजिए कि कोई गोलीय दर्पण है, तो अब वह किसी न किसी गोले का भाग होगा। ये मान लीजिए कोई गोला है, अब ये इसका केंद्र है, इसके किसी भाग को अगर हम काट दें ऐसे, ये तो कटने के बाद ये एक इस प्रकार से हमें कटोरी जैसा प्राप्त होता है, कटोरी जैसा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये कटोरी जैसा प्राप्त हुआ। ये अब इसका ये जो है बाहरी पृष्ठ है, और ये हिस्सा जो है ये आंतरिक पृष्ठ है। अब इनमें से हम अगर बाहरी पृष्ठ को परावर्तक बना दें तो यह इस क्षेत्र से प्रकाश की किरणों का परावर्तन करेगा, और अंदर के पृष्ठ को अगर हम परावर्तक बना दें तो अंदर के पृष्ठ से परावर्तित करेगा प्रकाश की किरणों को। तो यहाँ पर यही ध्यान देने की बात है कि हमें इसको परावर्तक दो प्रकार से बना सकते हैं, और इन दो प्रकार के परावर्तकों के आधार पर गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार के बन जाते हैं। पहला है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अगर हम किसी गोले को काटे और उसमें हमें दो भाग में ये गोला प्राप्त हुआ, तो इसके दो पृष्ठ हो गए, एक ये अंदर वाला पृष्ठ और एक ये बाहर वाला पृष्ठ। तो अगर हम बाहर वाले पृष्ठ को परावर्तक बना दें तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। अर्थात उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जो प्रकाश की किरणों का अपने उथले तल से परावर्तन करता है। तो अब इसको परावर्तक बना देने से ये उत्तल दर्पण हो गया। इस प्रकार उत्तल दर्पण की परिभाषा यहाँ पे स्पष्ट है कि उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जो उभरे हुए
तल से प्रकाश की किरणों का परावर्तन करता है। इसी प्रकार दूसरा है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होता है ठीक उत्तल का विपरीत होता है। अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ, अर्थात जब हम गोले को, किसी पूर्ण गोले को काटते हैं तो दो भागों में विभक्त होता है। एक भाग जो ऊपर की ओर बाहरी होता है, उभरा होता है अगर हम उसको देखें, और एक दूसरा भाग इसको अगर हम देखें तो ये अपने आप में धंसा होता है। तो इसको अगर हम अंदर के भाग को, आंतरिक भाग को, जैसा कि इस चित्र में स्पष्ट है, आंतरिक भाग को, आंतरिक पृष्ठ को अगर हम लोग परावर्तक बना दें तो ये अवतल दर्पण का काम करेगा। इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अर्थात अवतल दर्पण वह दर्पण, गोलीय दर्पण होता है जो अपने धंसे हुए पृष्ठ से या अवतलित पृष्ठ से प्रकाश की किरणों का परावर्तन करता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब इसमें परावर्तन की क्रिया होगी तो चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में प्रकाश के परावर्तन के नियम पूरी तरह से लागू होंगे। अब यहाँ पर हमें इन दर्पणों से संबंधित जो विभिन्न परिभाषाएं हैं उनके विषय में हमें जान लेना है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इनका, जैसा कि हम प्रकाश ज्यामिति में, यानी जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के ज्यामितीय गुणों का अध्ययन करते हैं, जब इनको हम प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो चित्रानुसार निम्न प्रकार से दिखाए जाते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये अंदर का हिस्सा है, ये अंतःपृष्ठ है जो कि परावर्तक बनाया गया है, और ये इसके पीछे पॉलिश की गई है जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने के लिए जिम्मेदार होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कांच के खोखले गोले को काट करके उसके अंदर के पृष्ठ को परावर्तक बनाया गया है, ये अवतल दर्पण है। ठीक इसी का विपरीत जो है उत्तल दर्पण होता है। ये कांच के गोले को काट करके, खोखले गोले को काट करके बाहर के पृष्ठ को परावर्तक बना दिया गया है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। ये उत्तल दर्पण है। अब यहां हमें गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़नी है। तो इस प्रकार से हमने दोनों दर्पणों के लिए एक ही चित्र में प्रदर्शित कर दिया है। अब यहाँ पर जो परिभाषाएं हैं उन्हें हमें जानना है। तो पहली परिभाषा है मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो जैसा कि यह अक्ष के नाम से ही प्रसिद्ध है, इससे स्पष्ट हो जाती है बात कि किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा होती है जो उसके मध्य भाग से जाती है तथा उसके पृष्ठ पर लंब होती है। ऐसी तो कई रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन सारी रेखाएं उसके मध्य बिंदु से जाएं और उसके पृष्ठ पे लंब हों, ऐसा जो है संभव नहीं होता है। तो इसलिए मुख्य अक्ष की यही परिभाषा हो जाती है कि किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा होती है जो उसके मध्य बिंदु से होकर जाती है तथा उसके पृष्ठ पर अभिलंब होती है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देने की है, आपको स्पष्ट लिख लेना है कि मुख्य अक्ष इस प्रकार से इसका गुण होता है। अब दूसरा है ध्रुव। ध्रुव अंग्रेजी में मुख्य अक्ष को, जैसा कि हमने बताया, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और ध्रुव को पोल कहते हैं। पोल ये एक्स और एक्स डैश जो है ये प्रकट करती है रेखा, ये दर्पण की मुख्य अक्ष है। और अब हम ध्रुव के विषय में पढ़ेंगे। तो किसी गोलीय दर्पण का ध्रुव वह बिंदु होता है जो उसके मध्य में पाया जाता है, उसके पृष्ठ पर बीचों बीच पाया जाता है तथा उससे उसकी मुख्य अक्ष गुजरती है। अर्थात जैसे ये कटोरा है तो कटोरे का बीचों बीच का भाग बिंदु जो होगा ये इस दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि काल्पनिक रेखा ये ऐसे सीधे इधर से जाएगी, इधर से निकलेगी, तो ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। और जिस बिंदु पर ये दर्पण को काट रही है अर्थात बीचों बीच और इसके पृष्ठ पर लंब है, तो ये मुख्य अक्ष और दर्पण के पृष्ठ का कटान बिंदु जो है वो इसका ध्रुव कहलाएगा। तीसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि हम गोलीय दर्पण की परिभाषा से ही जान रहे हैं कि कोई गोलीय दर्पण चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, वह किसी न किसी खोखले गोले को काट करके उसके पृष्ठ को चमकदार बना करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जिस गोले को काट करके गोलीय दर्पण बनाया जाता है उस गोले का केंद्र जो है उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे आप ध्यान दें कि जब इस गोले को काट करके बनाया गया गोलीय दर्पण तो एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो इस दर्पण का केंद्र तो यहां पर पड़ेगा इस बिंदु पर, तो ये दर्पण का केंद्र होगा जो दर्पण के बीचों बीच जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कंप्लीट करें, गोले को पूरा करें, तो गोला ऐसे हो करके ऐसे बनेगा जिसका ये दर्पण भाग है। तो ये गोले का केंद्र ही जो है ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। किसका? इस गोलीय दर्पण का। तो आप वक्रता केंद्र की परिभाषा में इस प्रकार लिखेंगे कि किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिस गोले को काट करके गोलीय दर्पण बनाया गया रहता है। तो चित्र में जो बिंदु C देख रहे हैं ये बिंदु C ही इस गोलीय दर्पण जो कि अवतल रूप में है या उत्तल रूप में इस गोलीय दर्पण का ये वक्रता केंद्र होगा।
अब चौथा पॉइंट है फोकस। बिंदु, अंग्रेजी में कहेंगे फोकल पॉइंट। तो रेखा गणित और गोले की प्रॉपर्टी यानी उसके गुण के अनुसार फोकस बिंदु जो है एक ऐसा बिंदु होता है जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में पाया जाता है, मध्य में एकदम स्थित होता है, न इधर न उधर। तो फोकस अब इससे होकर एक तल जाता है। जैसे हम एक तल की कल्पना कर सकते हैं कि जो इस बिंदु से होकर के जाता है, ये इसे हम फोकस तल कहते हैं। चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर है ये, तो यहाँ पे देखने में थोड़ा समस्या होती है, लेकिन फिर भी जैसे ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पे वक्रता केंद्र है, इसके बीचों बीच यहाँ पे जो बिंदु होगा वो फोकस बिंदु कहलाएगा। तो जो एक तल होता है जो इस फोकस से हो करके पूरा जाता है वो फोकल तल, फोकल प्लेन या फोकस तल बोला जाता है। इस पर स्थित सारे बिंदु जो हैं वो फोकस के रूप में जाने जाते हैं। तो सामान्य रूप से हम फोकस बिंदु की परिभाषा दे सकते हैं कि फोकस बिंदु दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जो दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक मध्य में स्थित होता है। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण से संबंधित 4 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको जान करके हम ये जान जाते हैं कि कौन सा बिंदु किस प्रकार है और उसके क्या गुण धर्म है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी दर्पण से, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो परिभाषाएं और इनके गुणधर्म हैं उन्हें हमें जानते रहना चाहिए, नहीं तो संदेह की स्थिति मन में बनी रहती है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण है, तो स्पष्ट है कि इसका आंतरिक पृष्ठ यानी धंसा हुआ पृष्ठ जो है परावर्तक तल का काम करेगा। ये इसकी मुख्य अक्ष है जो इसके ध्रुव P से होकर के जा रही है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र C। तो प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 3 मुख्य नियम हैं जिनमें से किन्हीं 2 का प्रयोग करके हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आसानी से सीख सकते हैं। तो पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से इन शब्दों को सुनने की आवश्यकता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद
उसके फोकस से गुजरती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की कोई दो किरणें हैं मान लीजिए, जो कि मुख्य अक्ष के ऊपरी क्षेत्र से चलती हैं। तो अब ये जब परावर्तित होंगी तो फोकस से ही गुजरेंगी। इसी प्रकार यदि कोई मुख्य अक्ष के नीचे की किरण है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के ऊपरी क्षेत्र से गुजरेगी। तो पहला नियम हो गया कि जिसमें हम देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की कोई किरण वो दर्पण से परावर्तित होती है जब, तो दर्पण के फोकस से होकर के गुजरती है। दूसरा नियम, दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक इस नियम का विपरीत नियम है ये, तो इसको हम इस प्रकार से देख लेते हैं। ये कोई गोलीय अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका बिंदु पोल ध्रुव P है, ये बिंदु इसका फोकस F है, ये बिंदु इसका वक्रता केंद्र C। तो हमने बताया कि फोकस से होकर जाने वाली कोई आपाती किरण या आपतित होने वाली किरण जब परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई किरण है जो कि दर्पण के फोकस से होकर के इस पे आपतित है, तो ये परावर्तित होगी जब इस बिंदु से, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये इसी प्रकार मुख्य अक्ष के नीचे से अगर कोई किरण फोकस पर जा रही है तो ये यहां से परावर्तित होगी और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तो इस प्रकार दर्पण के फोकस से दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये तीसरा नियम, दूसरा नियम। इसी प्रकार से तीसरा नियम है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस लौटते हैं, अर्थात उनके मार्ग में विचलन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव P है, ये इसका फोकस F है, ये इसका वक्रता केंद्र C। अब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई आपतित किरण जब इस बिंदु से परावर्तित होगी तो वो सीधे इसी रास्ते से वापस जाएगी। इसका सीधा सा कारण है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी गोले की त्रिज्या जो होती है वो गोले के पृष्ठ पर अभिलंब होती है, अर्थात गोले की त्रिज्या गोले के पृष्ठ से हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जिस गोलीय भाग का ये अवतल दर्पण है ये उसका वक्रता केंद्र है। तो क्लियर बात है कि ये बिंदु C और ये मान लीजिए बिंदु A है, तो ये CA जो है इस गोलीय दर्पण की त्रिज्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। अब
इसी से ही ये आपतित किरण है। तो अब ये अभिलंब हो गई, सी ए जो है इस दर्पण पर अभिलंब का काम करी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभिलंब की ही दिशा में ये किरण आपतित है, अर्थात आपतन कोण 0 है। तो आपतन कोण 0 होने के कारण परावर्तन कोण भी 0 होगा। तो अब इसलिए ये ना तो इधर से आ सकती है ना इधर से जा सकती है, परावर्तन कोण को 0 बनाते हुए सीधे उसी रास्ते से वापस जाएगी। तो इस प्रकार ये किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में ये सारी घटनाएं जो हैं आभासी रूप में होती हैं, अर्थात वहां पे परावर्तक तल के विपरीत दिशा में होते हैं उसके ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। इसलिए इस बिंदु पर ये सारी घटनाएं जो हैं आभासी रूप में होती हैं, जिसका हम लोग अगले शो में अध्ययन करेंगे।